हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट कर रहे हैं और उसमें हमने अल्कोहल और फिनॉल है, जिसमें अल्कोहल कंप्लीट कर लिया था और फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, जिसमें हमने लास्ट रिएक्शन करी थी जो थी वो फिश रीअरेंजमेंट थी, है ना। बेसिकली राय जिसको हम कहते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में फिश रीअरेंजमेंट कर लिया था। देन उसके बाद में हमने फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी कर लिया था, यानी अल्किलीकरण भी, ठीक है। और हमें स्टार्ट करना है कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बोक्सिलीकरण, ये हमको जो है स्टार्ट करना है। कार्बोक्सिलीकरण में जो है कार्बोक्सिलीकरण के भी जो है किस तरीके से किया जाता है, उसके यहाँ दो मेथड हैं। एक तो ये है कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे श्मिट रिएक्शन, और इसका मैकेनिज्म है, और दूसरा है रायमर्ट-टियमान रिएक्शन, ठीक है। दोनों में ही कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। देखिए, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ रहा है और इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ रहा है, कोल्बे या कोल्बे श्मिट। इसे कोल्बे अभिक्रिया भी कहते हैं या कोल्बे श्मिट रिएक्शन भी कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन में जो मेन चीज़ है वो ये है कि सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन होती है, यानी पहले फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, यानी फिनॉल क्या करता है, बेस से रिएक्शन करता है NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है पहले। ये सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कराते हैं हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन अगर 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है, यानी 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है, तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ये सोडियम सैलिसिलेट है जो कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, जिसका कि अम्लीय हम कह रहे हैं जल अपघटन होता है और सैलिसिलिक अम्ल मिल जाता है हमको, है ना। और अगर इसी अभिक्रिया को हम, यानी सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ में, इसी अभिक्रिया को हम 240 डिग्री सेल्सियस पे करा दें तो भी हमको सोडियम सैलिसिलेट मिलेगा। और उसके बाद उसका जलीय अपघटन या अम्लीय जल अपघटन करवा दें हम, अम्लीय जल अपघटन करा दें तो हमको क्या मिलता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है, ठीक है। ये दिस इज नॉट सैलिसाइलिक एसिड, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि अगर ये रिएक्शन 125 डिग्री सेल्सियस और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है तो ऑर्थो डेरिवेटिव मिलते हैं हमको, यानी कि ऑर्थो उत्पाद मिलता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कहाँ जाके जुड़ता है, ऑर्थो पोजीशन पे जाकर के जुड़ता है। तो ये जो सोडियम सैलिसिलेट बना है, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना है, ये दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स सोडियम सैलिसिलेट, ये ऑर्थो पोजीशन पे बन रहा है, ठीक है। और जब इसका अम्लीय जल अपघटन कराओगे तो ऑर्थो पोजीशन पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है, यानी COOH ऑर्थो पोजीशन पे लगता है, ठीक है। तो ये सैलिसाइलिक अम्ल होता है। और जब इसी रिएक्शन को हम हाई टेम्परेचर पर करा दें, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, प्रेशर यही रहेगा 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया कि 240 डिग्री पे हम करा रहे हैं, तो इसका पैरा जो डेरिवेटिव है, जो कि ज़्यादा स्टेबल है, पैरा डेरिवेटिव, हाँ इस केस में ऑर्थो डेरिवेटिव भी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो डेरिवेटिव में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ ऑर्थो डेरिवेटिव स्टेबल है। जो सैलिसाइलिक अम्ल है ना, ये स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और OH, और इधर OH, इधर तो OH है ही, और इधर C डबल बॉन्ड O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसीलिए सैलिसाइलिक अम्ल जो है इसको हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड है और ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज मोर स्टेबल देन पैरा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। अब अगर इसकी बात करें हम, तो 240 डिग्री पे अगर हम कराएंगे तो इसका पैरा डेरिवेटिव हमको मिलता है, ठीक है। ये ऑर्थो डेरिवेटिव था, ये पैरा डेरिवेटिव, यानी कि जो सोडियम सैलिसिलेट बना है वो पैरा पोजीशन पे बनेगा। तो जब इसका अम्लीय जल अपघटन कराओगे तो सोडियम हटेगा और उसकी जगह H आएगा, तो ये क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना था, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। यही अंतर होता है बस। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। हमने कहा सोडियम फिनॉक्साइड से ये रिएक्शन स्टार्ट होती है,
तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाना तो आप जानते हैं बिल्कुल सिंपल है कि फिनॉल की रिएक्शन हम इससे कराते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन CO2 से कराते हैं। देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी तरफ लेगा, तो कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और ये यहाँ आके जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और O, इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो सोडियम इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा फिर आगे। ठीक है, C डबल बॉन्ड O तो हो गया, फिर ये इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज रहेगा और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये COO बीच में आकर के जुड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में ये आ गया। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है फिनॉक्साइड वाला, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ये ले लेता है और COONA इसको एज ए पॉजिटिव आयन बाहर निकाल देता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो COONA इसको क्या है, COONA के रूप में बाहर निकाल देगा ये। देखिए जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा आएंगे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो ये कार्बन क्या इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो जाएगा, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला कार्बन आके जुड़ेगा यहाँ, रीअरेंजमेंट होगा। ये देखिए इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए थे तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर गए थे। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस और इस कार्बन के बीच में शेयरिंग हो रही है, लेकिन लिए किसने, इस कार्बन ने, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज आया और जैसे ये बाहर आया तो ये कार्बन यहाँ पे, इस कार्बन पे जैसे नेगेटिव चार्ज आया तो इस कार्बन ने इस पर अटैक कर दिया, तो ये जुड़ गया, COONA पूरा जुड़ गया। हाइड्रोजन तो इसके पास ऑलरेडी है ही, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये कार्बन जो है हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकाल देगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर अंदर शिफ्ट करेगा। ये देखिए प्रोटॉन बाहर निकल गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो गए, ये हो गया और ये COONA आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये जो प्रोटॉन है ये अटैक करेगा फिर से, क्योंकि प्रोटॉन निकला था, एक प्रोटॉन फिर से क्या करेगा, अटैक करेगा और वो कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ जाके जुड़ेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो सीधा जा करके यहाँ अटैक करेगा और ये जुड़ गया देखो। ठीक है, ये बन गया सोडियम सैलिसिलेट आपका। देन उसके बाद में इसके ऊपर वही जो मैंने कहा कि अम्लीय जल अपघटन होगा, यानी कि H प्लस और H2O यानी कि H3O प्लस, तो ये अम्लीय जल अपघटन जब होगा तो ये यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, COOH आ जाएगा। ठीक है, और देखिए Na आपको वापस मिल जाएगा जो यहाँ पर स्टार्टिंग में लगा था, है ना, क्योंकि जल के अंदर क्या है, OH माइनस आयन है, Na आपको मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaOH फिर से बन जाएगा। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ क्या एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह ही यूज़ हुआ है, कि जितना स्टार्टिंग में यूज़ हुआ था सोडियम फिनॉक्साइड बनाने में उतना वापस मिल जाएगा आपको एंड में। ठीक है, और CO2 तो खैर यूज़ हो गया, इट इज़ नॉट ए कैटलिस्ट, इट इज़ ए रिएजेंट, बट बाकी जो है वो सब रिएजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैलिसाइलिक अम्ल तैयार। ठीक है, इस तरीके से होती है इसका मैकेनिज्म। देन उसके बाद रायमर-टियामान रिएक्शन। रायमर-टियामान रिएक्शन हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिनॉल की रिएक्शन KOH अल्कोहलिक KOH के साथ में CCl4 से अगर करवा दें तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, और यही रिएक्शन अगर अल्कोहलिक KOH के साथ में हम क्लोरोफॉर्म से करा दें CHCl3 से, तो यहाँ सैलिसल्डिहाइड बनता है, यानी CHO आएगा। ठीक है, तो CHO हो जाएगा और जैसे ही CCl4 ले लेते हैं तो ये COOH हो जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है यहाँ। ठीक है, तो ये सैलिसाइलिक अम्ल बनेगा। तो फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ में हमने क्या किया है, फिनॉल को गर्म किया है, तो हमको सैलिसाइलिक अम्ल मिल जाता है, साथ में 4KCl और 2H2O के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रायमर-टियामान रिएक्शन है, ये भी कार्बोक्सिलेशन की ही रिएक्शन है। देन उसके बाद में आता है क्लेजन रीअरेंजमेंट, यानी क्लेजन पुनर्विन्यास। अब देखिए क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या है, इसको समझिए कि व्हेन एनाइल फिनाइल ईथर heat at high temperature, it rearrange and form orthoallyl phenol. This is known as Claisen rearrangement. If ortho position is not available, then rearrangement occur at para position. तो यानी रीअरेंजमेंट होने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ऑर्थो पोजीशन। अगर ऑर्थो पोजीशन फ्री नहीं है तो रीअरेंजमेंट कहाँ होगा, पैरा पे। ठीक है,
तो जब एलाइल फिनाइल ईथर को हम हीट करते हैं, पहली बात तो क्या होना चाहिए कि ये डायरेक्ट फिनॉल की रिएक्शन नहीं है, मतलब इट इज ओनली ए रीअरेंजमेंट, ये सिर्फ पुनर्विन्यास है, वो भी किसका, एलाइल फिनाइल ईथर का। ईथर आप जानते हैं ईथर क्या होता है, ROR, इसका मतलब क्या है, एलाइल फिनाइल ईथर का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के एक तरफ एलाइल ग्रुप है और एक तरफ फिनाइल ग्रुप है ना। यानी हमने फिनॉल को बेसिकली ईथर में कन्वर्ट कर दिया है, एलाइल फिनाइल ईथर बना दिया उसका। कि जो फिनॉल के ऊपर ऑक्सीजन होता है ना, ये उसमें से हाइड्रोजन निकला और हाइड्रोजन निकल के यहाँ क्या लग गया, एलाइल ग्रुप। तो देखिए एक तरफ फिनाइल ग्रुप हो गया, एक तरफ एलाइल ग्रुप हो गया, तो ये क्या हो गया, एलाइल फिनाइल ईथर। ओ का मतलब क्या, ईथर। तो ये एलाइल फिनाइल ईथर बन गया, ये फिनॉल नहीं है। यानी सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन किसी ऐसे रिएजेंट से करवाइए जिससे एलाइल फिनाइल ईथर बन जाए। यानी बेसिकली मान लीजिए जैसे एलाइलिक क्लोराइड से करा दी, तो एलाइल क्लोराइड से कराओगे तो यहाँ Cl होगा, CH2Cl होगा, और Cl और H मिलके निकल गया HCl, और वो जो एलाइल ग्रुप है वो पूरा एज इट इज जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, एलाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, पर हमें यहाँ रिएक्शन नहीं करानी है, हमें सिर्फ रीअरेंजमेंट देखना है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिया एलाइल फिनाइल ईथर। इस एलाइल फिनाइल ईथर में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और ये एलाइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाता है। कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये हो जाता है ऑर्थो एलाइल फिनॉल बन जाता है। ये देखिए ऑर्थो एलाइल फिनॉल, ये फिनॉल तो था, ये ऑर्थो एलाइल फिनॉल हो जाता है। इस रीअरेंजमेंट को हम क्या कह रहे हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट कह रहे हैं। और ये ऑर्थो पोजीशन पे हो रहा है। अगर ऑर्थो पोजीशन, जैसे ये ऑर्थो पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन है, दो ऑर्थो पोजीशन होती है आप जानते हैं। अगर दोनों ही ऑर्थो पोजीशन फ्री नहीं है तो ये रीअरेंजमेंट कहाँ होता है, फिर पैरा पे होता है, तब पैरा पे होगा, अदरवाइज पहले ऑर्थो पे ही होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये कंडीशन दी हुई है कि यहाँ ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो ऑर्थो पोजीशन फ्री नहीं है, तो उस केस में एलाइल ग्रुप कहाँ जुड़ा है, जाकर के पैरा पोजीशन पे जुड़ा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे एलाइल आ गया, यानी कि 4 एलाइल 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। ठीक है, ये हो गया। 200 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होती है, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो। मैकेनिज्म अगर इसका हम देखें तो ये एक संयुक्त पुनर्विन्यास है। दिस रिएक्शन इज concentrate rearrangement, because in this reaction at a particular time the bond of carbon and oxygen is broken in allyl phenyl ether, and at that time the third carbon of allyl group form bond with ortho position of benzene ring. Both bond breaking and bond forming are simultaneously occur. ठीक है, दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ ए सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। इट इज ए सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, इसको हिंदी में भी सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ही कहेंगे। आपने अभी तक पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, अगर आप पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट क्या होता है। अगर आपकी किसी की इच्छा हो केमिस्ट्री में MSc करने की, तो आप पढ़ेंगे वहाँ पर एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एक अलग ही ब्रांच है पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। खैर, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। देखिए इसमें होता क्या है, ये हम क्या कह रहे हैं कि एक संयुक्त पुनर्विन्यास है, क्योंकि इसमें ये बॉन्ड का टूटना, ऑक्सीजन और कार्बन, कौन सा, एलाइल का कार्बन का बॉन्ड और ऑक्सीजन का बॉन्ड का टूटना, और बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड टूटना और कार्बन बॉन्ड का बनना, ये दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। ठीक, ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं, यानी एक साथ होते हैं। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग दोनों एक साथ हो रहे हैं। अब देखो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि बॉन्ड यहीं से टूटे, इसी कार्बन का टूट रहा है, यही कार्बन यहाँ जुड़ रहा है, तो कैसे पॉसिबल है, नहीं होता ऐसा कभी भी। कि हम ये कहें कि साहब ऑक्सीजन और कार्बन, यानी एलाइल का कार्बन नंबर 1 और ऑक्सीजन टूट रहा है, और एलाइल का ही कार्बन नंबर 1 यहाँ बॉन्ड बना रहा है, ऐसा नहीं है। होता क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन और एलाइल का जो बॉन्ड टूट रहा है, उसी टाइम पर ये एलाइल का जो 3 नंबर कार्बन है, ध्यान से देखिएगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये एलाइल का जो 3rd नंबर कार्बन है, ये इस कार्बन के साथ में बॉन्डिंग कर रहा होता है। यहाँ इधर दिख रही है आपको, ये कार्बन यहाँ जुड़ेगा और यहाँ से ये कार्बन फ्री हो जाएगा।
अगर आप देखें तो अभी ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इधर से फ्री है, ये इधर से जुड़ जाएगा इससे और इधर से फ्री हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा बिल्कुल पूरा। देखिए अगर आप इसको देखें तो ये पलट गया है पूरा, ठीक है। ये वाला CH2 ये है, यानी यहाँ पर जो एलाइल ग्रुप जुड़ेगा वो 3 नंबर कार्बन से जुड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा हमको? इस रिएक्शन को देखने पर तो पता नहीं चल रहा है। ऐसा तो हमको यहाँ पर तो ये सिंपल सा लग रहा है कि यहाँ से तोड़ो और यहाँ जोड़ दो, और यहाँ का जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको यहाँ जोड़ दो। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है और ऐसा ही होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये कार्बन जो 3 नंबर कार्बन है वो यहाँ आके जुड़ता है। वो कैसे पता चलेगा? कि आप इस कार्बन को क्या ले लो, आइसोटॉप ले लो, आइसोटॉप लेबल्ड कर दो, यानी कि कार्बन 14 ले लो इसकी जगह। तो ये कार्बन 14 जब आइसोटॉप लेबल्ड कर दोगे आप, तो बाकी कार्बन सबका एनवायरनमेंट सेम है, वो सारे एक जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, आपको दिख रहे हैं क्लियरली, है ना। तो वो तो सारे एक जैसे दिख रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो एक कार्बन अलग होगा, यानी आइसोटॉप लेबल्ड किया हुआ, जो लेबल्ड किया हुआ कार्बन जो अलग होगा, वो जहां जहां जाएगा, जैसे जैसे जाएगा, जो जो बॉन्ड बनाएगा वो आपको दिखता रहेगा बिल्कुल अलग। तो आइसोटॉप लेबल्ड करने पर हमको ये पता चलता है कि यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे जब ये जुड़ता है तो बेसिकली C14 कार्बन से जुड़ता है, और वो हमने किसको किया था? इस वाले को किया था लेबल्ड, यानी थर्ड वाले को हमने C14 किया था। तो अगर हम इसको C14 कर देते हैं, इसका मतलब हमको ये पता चल रहा है कि ऑर्थो पोजीशन पे जो एलाइल ग्रुप जुड़ा है वो एलाइल ग्रुप C12 यानी नॉर्मल कार्बन से नहीं जुड़ा है, बल्कि C14 वाले से जुड़ा है। तो हमको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये इसलिए ये पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि ये एक कंसर्टेड रीअरेंजमेंट है, संयुक्त पुनर्विन्यास है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर, द बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ब्रोकन। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है इन एलाइल फिनाइल ईथर में, एंड एट द टाइम, और उसी समय पे थर्ड कार्बन ऑफ एलाइल ग्रुप, मैंने कहा ना, थर्ड कार्बन ऑफ एलाइल ग्रुप फॉर्म बॉन्ड विद ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। थर्ड कार्बन एलाइल ग्रुप का बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्ड बनाता है। दोनों यानी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग आर साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ होती हैं दोनों रिएक्शन। और इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब द थर्ड कार्बन ऑफ एलाइल ग्रुप इज अटैच विथ ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। जो थर्ड कार्बन है वो बेंजीन रिंग से अटैच हो रहा है ऑर्थो पोजीशन पे। ये कैसे पता चलेगा? फॉर दिस एक्सप्लेनेशन आइसोटॉप लेबल्ड एलाइल ग्रुप इज यूज्ड। इसके लिए हमने क्या किया कि जो एलाइल का थर्ड कार्बन है उसको आइसोटॉप लेबल्ड कर दिया, ठीक है। इन दिस रिएक्शन 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। और इसमें, इस रिएक्शन में, इस पुनर्विन्यास में एक 6 कार्बन की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी संक्रमण अवस्था बनती है। अब देखिए ये होता कैसे है। अभी हम इसी वाले की बात कर रहे हैं कि ये हमने इसको इस तरीके से अरेंज किया। ये देखिए, ये ऑक्सीजन था, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस कार्बन को यानी थर्ड कार्बन को हमने क्या ले लिया? C14 लेबल्ड कर दिया। अब होता क्या है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ये बॉन्ड टूट रहा है। जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो ऑक्सीजन, और ये क्या है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा। तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, उस कमी को पूरा करने के लिए ये पाई बॉन्ड बाहर आएगा इधर, ठीक है। ये इधर आएगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, ये टूटेगा और ये इधर जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो ये कार्बन जब ये इधर जाएगा तो ये कार्बन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा और उसके ऊपर ये वाला अटैक कर देगा इधर से। ये देखिए, यानी ये इधर और ये इधर। तो देखिए एक ही समय पर ये बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड बन रहा है उसी समय पर। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। हमने ये नहीं कहा कि 6 कार्बन की, हमने कहा 6 मेंबर हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। ये एक है ना ट्रांजिशन स्टेट है, ये संक्रमण अवस्था है 6 कार्बन की, 6 एटम्स की, जिसमें 5 तो कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल मतलब ये कंप्लीटली पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ एक पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो टूट जाएगा, है ना, ये वाला टूट जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये टूट के इधर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ देखिए
ये देखिए, ये इससे जुड़ गया, ये और ये इधर टूट गया था, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ऊपर जाएंगे और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए बेंजीन क्या करेगा, प्रोटॉन को निकाल देगा और इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा इस कार्बन के, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये जो प्रोटॉन यहाँ से निकला था वो कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ये देखिए, देखिए यही क्या है, प्रोटॉन ही जुड़ रहा है, प्रोटॉन ही निकल रहा है। यहाँ से तो निकला और यहाँ आके जुड़ गया, ये देखो ये हो गया। तो ये जो जुड़ा है अब एलाइल ग्रुप, ये किससे जुड़ा है, उस स्टार वाले से, ये देखिए स्टार वाले से जुड़ा है, यानी 3rd नंबर कार्बन से जुड़ा है। आई बात समझ में। ऑर्थो एलाइल फिनॉल, इस तरीके से जो है ये रीअरेंजमेंट होता है। इसको कहते हैं हम सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, 1/3 रीअरेंजमेंट है ये सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अगर ऑर्थो पोजीशन फ्री नहीं है तो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि पैरा पे जाकर के ये रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन तब एक स्टेप में नहीं होगा। ये देखिए ये एक स्टेप में हो रहा है, यहाँ पर क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था बन रही है। जब ऑर्थो खाली नहीं होगा तब होगा तो ये रीअरेंजमेंट ही, लेकिन 2 स्टेप में होगा। पहले क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, यानी पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और कार्बन वाला, और उसके बाद में वो जाकर के पैरा पे जुड़ेगा दूसरे स्टेप में, सेकंड स्टेप में दूसरा बॉन्ड जुड़ेगा। तो अब जब ये 2 स्टेप में हो रही है तो उसके यहाँ पर ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, कंप्लीटली फ्री हो जाता है। तो ये इस कार्बन से भी जुड़ सकता है और इस कार्बन से भी जुड़ सकता है। ठीक है, यानी एलाइल ग्रुप बिना उल्टे जुड़ जाता है। तो इस केस में क्या होगा, बिना उल्टे जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हटेगा। अब यहाँ से हटेगा तो इसके ऊपर चार्ज होगा, मान लीजिए इसके ऊपर जो है ये बॉन्ड, ऑक्सीजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और तो ये वाले इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, कार्बन नेगेटिवली चार्ज होगा, तो ये इसी पे अटैक करेगा सीधा, इसी कार्बन से, ना कि लेबल्ड वाले से, इससे 3rd नंबर से, 3rd वाले से अटैक नहीं करेगा। जिस कार्बन से टूटा है उसी कार्बन से अटैक करके यहाँ पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब पैरा पोजीशन पे जुड़ता है तो एलाइल ग्रुप उलटता नहीं है, पलटता नहीं है, और जब ऑर्थो पे जुड़ता है तो एलाइल ग्रुप पलट जाता है। ठीक है, ये चीज़ है ना। देन उसके बाद में जो है वो है अपने गैटरमान सिंथेसिस। तो ये गैटरमान जो सिंथेसिस जो है अब ये करेंगे हम, कल करेंगे अब। ठीक है, 4-5 रिएक्शंस बाकी रह गई हैं इसके अंदर। गैटरमान है, हाउवेन हाउस है, ये 2-4 रिएक्शंस है, और कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही ये ख़त्म होगा मैं इसके आपके साथ कल इसके जो है ये लेक्चर तो डालूंगा ही, साथ साथ इसके फिनॉल के नोट्स भी डाल दूंगा। तो कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, और कल ही शायद अपनी लास्ट क्लास है। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हाँ 4 क्लास होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक जैसे ही अपने जो है स्टार्ट होगा तो अपन जो है फिज़िकल स्टार्ट करेंगे, है ना। 2nd ईयर है तो 2nd ईयर में जो फिज़िकल होती है वो स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए आप परेशान ना हो, जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनको 2nd ईयर की ही फिज़िकल पढ़ाऊँगा, और जो बीएससी बीएड वाले हैं उनको भी फिज़िकल पढ़ाएंगे, लेकिन उनके 1st ईयर वाली फिज़िकल है कोर्स में, तो उनको वो वाली पढ़ाएंगे, है ना। तो अभी तक तो जो है मैं बीएससी के और बीएससी बीएड के वीडियोस साथ ही डालता हूँ, कल तक साथ ही डालेंगे क्योंकि कल तक तो यही रहेगा, आपके ऑर्गेनिक ही चलेगा। उसके बाद जैसे ही फिज़िकल हो जाएगा तो बीएससी वाले और बीएससी बीएड वाले वीडियोस अलग होंगे। बीएससी के चलेगा फिज़िकल, नॉर्मल फिज़िकल जो आपके 2nd ईयर की होती है, यानी थर्मोडाइनमिक्स, और जो बीएससी बीएड वालों के हैं उनके फिज़िकल चलेगी 1st ईयर वाली, यानी जिसमें गैसेस स्टेट है। आप सिलेबस देखिएगा, आपके गैसेस स्टेट, कोलाइडल सॉल्यूशन, और क्या कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स वगैरह है, जो नॉर्मल बीएससी वाले बच्चे 1st ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीक से यानी मंडे से स्टार्ट करेंगे। कल अपन इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, और इसके अल्कोहल के नोट्स मैं आपको डाल चुका हूँ, फिनॉल के नोट्स भी डाल दूंगा। तो ये पूरे टोटल आपकी इस यूनिट के आपके पास नोट्स आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।